सलाम साथियों। आज हम अ, अ, प्रलेस और इप्टा घाटशिला की ओर से आयोजित डॉक्टर अन्ना भाऊ साठे की जन्म शती वर्ष पे आयोजित एक परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। आज हमारे साथ रायगढ़ इप्टा से श्याम देवकर जी जुड़े हैं। श्याम देवकर जी एक सक्रिय रंगकर्मी हैं और उन्होंने B3 पंचलेट और मोगरा जियत हवे जैसी नाटकों में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। हमारे साथ कुछ देर में रायपुर इप्टा से शेखर नाग जी भी शामिल होंगे, जो कि ग्रामीण इप्टा में काफी सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हबीब तनवीर की जो नाचा गमत शैली है उसमें वो निसार अली जी के साथ अभी काम कर रहे हैं। हमारे साथ विनीत तिवारी जी हैं, जो कि प्रलेस के राष्ट्रीय सचिव मंडल के सदस्य हैं और इप्टा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। विनीत भैया एक प्रमुख कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही साथ एक वामपंथी चिंतक भी हैं। विनीत भैया AIPSO और जोशी अधिकारी फाउंडेशन के में सक्रिय रहते हैं और साथ ही साथ किसानों और कृषि संबंधित समस्याओं पर उनका शोध है। और आज के इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रही हैं उषा आठले जी, जो कि इप्टा और प्रलेस दोनों की एक वरिष्ठ सदस्य हैं और साथ ही साथ वो इप्टा के राष्ट्रीय सचिव मंडली की भी सदस्य हैं। उषा आठले जी रंगकर्म पत्रिका के जरिए रंगकर्म का दस्तावेजीकरण और प्रसार भी करती हैं और साथ ही साथ लोकशायर अन्ना भाऊ साठे की जो हिंदी में अनुवाद उपस्थित नहीं है उनकी जिन कहानियों की, उनका अनुवाद कर रही हैं और जल्दी उनके जरिए हिंदी भाषी जो लोग हैं उन तक भी अन्ना भाऊ साठे जी का काम पहुंचेगा। मैं एक छोटी भूमिका बांधू कि अन्ना भाऊ साठे जी का ये जन्म शती वर्ष है। 1920 के 1 अगस्त को वो पैदा हुए थे और उनका जन्म दलित जाति के मांग जो समुदाय होता है, मांग समुदाय में उनका जन्म हुआ था। और साथ ही साथ वो काफी एक बहुत अच्छे साहित्यकार और एक बहुत अच्छे कवि होने के साथ साथ वो काफी प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और उन्होंने जितने भी दबे कुचले वर्ग हैं और दबे कुचली जातियां हैं उन सबको साथ लेकर चले। वो मार्क्सवादी और अम्बेडकरवादी थे। मैं बिना विलंब के चाहूंगा कि श्याम देवकर जी आज आप हमें बताएं कि युवा वर्ग के लिए अन्ना भाऊ साठे का काम और अन्ना भाऊ साठे के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं और उनका काम आज क्यों जरूरी है, आज उनको याद करने की क्या जरूरत है। श्याम देवकर जी, रायगढ़ इप्टा से। जी जी। हाँ, सभी साथियों को मेरा सलाम। मैं श्याम। अन्ना भाऊ साठे के बारे में बोलना है तो मैं शुरुआत करता हूँ उनके 3 प्रवास से जो मैंने लिखा हुआ है। वो क्या बोलते हैं, मांगवाड़ से मुंबई, मुंबई से मॉस्को। ये तीन एक ऐसे उनके प्रवास रहे हैं जो क्या बोलते हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं साहस, संघर्ष और सपना, ये तीनों वो साथ में लेके चले। तो ये प्रवास शुरुआत में करता हूँ उनके मांगवाड़ा से। वो सांगली जिले के एक छोटे से गांव से क्या बोलते हैं वाटे गांव से वो आए और वहां पे उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं एक मांग समुदाय जो दलित वर्ग होता है, उन्हें गांव के बाहर ही रखा जाता था। वो जो प्रथा अपने लगभग हिंदुस्तान के हर जगह में है, वो हमेशा दलित बस्ती हमेशा शहर के उच्च वर्गीय क्या बोलते हैं रहवासी एरिया से वो बाहरी होती है। तो उस जगह से वो निकले किसी क्या बोलते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। वो मुंबई उनके पिताजी आए, तो वो मुंबई में रहे काफी दिन तक के। और ये यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ उनका मांगवाड़ा के सफर से। तो जिस तरीके से अन्ना भाऊ साठे के बारे में बोलने का मुझे मौका दिया गया है, तो उन्होंने शुरुआत मैं क्या बोलते हैं उनके यहाँ से करता हूँ। जो जीवन मैंने जिया, जो जीवन मैंने भोगा, वही मैंने लिखा। मैं कोई पक्षी नहीं हूँ जो कल्पना के पंखों से उड़ान भर सकूं। मैं तो मेंढक हूँ, मेंढक की तरह जमीन से जुड़ा हुआ रहा। तो क्या बोलते हैं अन्ना भाऊ साठे जी के बारे में बोलना है तो पहले तो मैं युवा होने के नाते ये देखता हूँ कि आपके आज की परिस्थिति में भी उसी तरीके से आज सबसे ज्यादा तकलीफ में कोई है इस महामारी में, तो वो है मजदूर वर्ग। उन्हें जो परेशानियां हुई, जो क्या बोलते हैं जो तकलीफें हुई हैं इस प्रवास में उन्होंने जो भोगा है, वो काफी अकल्पनीय है हम जैसे युवाओं के लिए। हम तो घर में बैठ के ही आराम से उन्हें सिर्फ देख रहे थे और महसूस कर रहे थे और अपने ट्वीट और फेसबुक में यही कर रहे थे उनके साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है। जिन्होंने भोगा है उन्हीं को ही पता है कि वो कितने
कष्टकारी और कितना पीड़ादायक था। अन्ना भाऊ हमेशा कष्टकारी, मेहनत कर इन्हीं लोगों के लिए ही लिखते रहे हैं और उन्हीं की बातें ही वो करते रहे हैं। ये शुरुआती दौर उन्हें जो भोगा था मांगवाड़ा से निकलते हुए, उन्हें क्या बोलते हैं, जब वो बॉम्बे का प्रवास किए तो वो भी पैदल ही निकले थे। तो कुछ लोग जो साथी अपने जो मजदूर वर्ग हैं, वो इस महामारी में कहीं ना कहीं कमाने खाने गए थे, वो पैदल आए हैं। तो वो तकलीफ उन्होंने अभी भी इस परिस्थिति में झेल ही रहे हैं लोग। वो चीजें हो रही थी, ये सब अभी भी अपने को देखने को मिल रहा है। ये तो क्या बोलते हैं शुरुआती रहा। फिर मुंबई में उनका काफी क्या बोलते हैं, उन्हें मुंबई में काफी संघर्ष किया और मुंबई से उनकी चेतना जागृत हुई, काफी लोगों से उनका मिलना उलना जागृत हुआ। वो इप्टा से जुड़े, वो कम्युनिस्ट विचार के लोगों से उनका उठना बैठना हुआ, उनका संबंध हुआ। वो मिल मजदूरों के लिए काम करने लगे। तो फिर वहां से उन्हें अपनी चेतना जागृत हुई। उन्हें कुछ अक्षरी उनके विषय में तो हर लेख में अलग अलग कहा जाता है कि उनके सिर्फ अक्षरी ज्ञान था, उनकी पढ़ाई डिग्री कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना कुछ लिखा हुआ है कि बहुत कुछ एक शोध का विषय हो सकता है उनके ऊपर, लोग करना चाहें तो। वो बहुत कुछ अपने को दे के गए हैं और वो शोषित और मजदूर लोगों के लिए ही काफी कुछ लिखे हैं, दलित समाज के लिए ही उन्होंने काफी कुछ बोला है, लिखा है। और अभी की परिस्थिति में भी हम देख रहे हैं कि वही स्थिति, मुझे तो आज भी कुछ भी बदलाव नहीं दिखता है उनके उस प्रवास का और आज के मजदूरों के प्रवास में। सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, एक ही बदलाव दिखता है। उस समय कोई फेसबुकिया नहीं था जो उस पोस्ट कर देता, मैंने एक पानी की बोतल दी, मैंने एक बिस्किट का पैकेट दिया बोल के। वो तकलीफ तो आज भी लोग बाग को दिखी और उन समय भी वही दिखा। बस परिस्थितियां यही बदली हैं कि लोग बाग थोड़े से जागरूक हुए हैं तो लोगों को समझ में आया है। लेकिन यथा स्थिति आज भी दलित वर्ग उसी तरीके से रह रहा है और मजदूर वर्ग अभी भी अपनी मेहनत का कुछ भी नहीं पा रहा है। और उन्होंने जब उनका एक भाषण हुआ था दलित महासभा के लिए, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था जो मराठी में है, ये धरती ही पृथ्वी शेष नाकाच्या मस्तकावर नाही, कष्टकारी आणि दलिताच्या हातावर तळमळणाऱ्या हातावर आहे। तो ये पृथ्वी किसी शेषनाग के सर पे नहीं है। ये पृथ्वी क्या बोलते हैं, मेहनत कर मजदूर दलित वर्ग के मेहनत की दम पे चलती है, जिसे हम विकास का प्रतिनिधि कहते हैं। और वही प्रकाश विकास का प्रतिनिधि ही भटक रहा था। सारी सरकारें कुछ भी नहीं कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा समाज है, हम जिस समाज से जुड़े हुए हैं और हम जिस मिडिल क्लास की बात करते हैं, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग सभी प्रकार के लोग आते हैं, तो उनकी बातें जो कुछ फीडबैक मुझे भी बहुत सी चीजों को देखने के मिली, तो लोग बाग का कहना था तो उनको वहीं रहने देना था ना, उनको पैदल आने की क्या जरूरत थी। किसी की मजबूरी को किसी की मजबूरी को लोग समझ ही नहीं पाए। और वो परिस्थिति इस दौरान में भी दिखी, इस महामारी में। और जो अन्ना भाऊ साठे के क्या बोलते हैं लेख में कहीं ना कहीं अपने को भी पढ़ने को मिलती है, उनके बहुत से लेख में ये चीजें भी देखने को मिली। ये तो इनकी शुरुआती जो क्या बोलते हैं, मैंने जो मांगवाड़ा का सफर जो इन्होंने वो किया था, वो आज के परिस्थिति में मजदूरों के साथ जोड़ने की कोशिश की है, जो मुझे लगा तो ऐसा कुछ है। और मुंबई में फिर इनके क्या बोलते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ, इनके लोगों के साथ, पीसी जोशी वगैरह जी के साथ इनके संबंध रहे। फिर इन्होंने क्या बोलते हैं पार्टी ज्वाइन की। फिर इन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया लाल बावटा करके, जिसमें काफी इनके तीन लोग साथ में थे। ये कॉमरेड अमर शेख, कॉमरेड दत्तात्रेय गहोनकर और कॉमरेड अन्ना भाऊ, ये तीनों काफी क्या बोलते हैं लोकगीतों के माध्यम से, तमाशा के माध्यम से इन्होंने प्रचार प्रसार किया। जब इन्हें इसलिए लगा कि इसमें अपन लोग, अन्ना भाऊ खुद भी दलित वर्ग से होने की वजह से उन्हें यह समझ में आ गया था कि तमाशा का एक महाराष्ट्र में ऐसा कल्चर है, वो दो वर्गों में बटा हुआ है। मतलब एक वर्ग है जो पूरा का पूरा उसका मैनेजमेंट देखता है, और एक तबका जो नीचे का है, जो छोटे समाज से होते हैं, वो सिर्फ मनोरंजन के वो रहते हैं। और सारा का सारा फंड है जो जो हमारे यहाँ समाज में ये बोलता है सुपारी देनी है, ये लेनी है बोल के, तो तमाशा का फंड का वो आज भी एक कोई पाटिल ही करता है। जो गांव का मुखिया पाटिल जो है, वो शुरू से मराठा ही के हाथ में रही है। अभी अभी कुछ काल में बदलाव आए हैं, तो अब किसी किसी और को भी पाटिल की पद एक होता है, वो दिया जा रहा है। तो वो जब देखे उनको कि लगने लगा कि ये तो सिस्टम अपने ही है, तो फिर उन्हें लगा कि क्यों ना हम दूसरों को मनोरंजन कर रहे हैं, तो अपनी
व्यवस्था, जो अपनी तकलीफ है उसको हम लोगों के सामने अपने कला के माध्यम से लाएं और अपने लोगों को जागरूक करें। तो उन्होंने ये तमाशा वगैरह में काफी कुछ भी प्रवास उन्होंने किया वहां पे। तो इनका यहाँ से क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं लोक कलाकारी के ऊपर में जो प्रवास रहा है इनका, इन्होंने काफी कुछ क्या बोलते हैं लिखा, लोक लावनियां लिखी हैं इन्होंने, और क्या बोलते हैं लोक नाट्य तमाशा वगैरह। और ये अपने अपने छोटे छोटे इनके प्रयोग रहे हैं जो काफी क्या बोलते हैं सरल और सहज तरीके से क्या बोलते हैं मजदूर वर्ग और दलित वर्गों को प्रभावित किए हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का भी क्या बोलते हैं इनको देखने का नजरिया भी एक रहा कि एक सहज रूप से अपनी अपनी बात अपने लोगों तक के पहुंचाने का एक अच्छा वो हो सकता है। जब इन्हें क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं दलित साहित्य सम्मेलन का जब इन्होंने भाषण दिया था, तो उस वक्त पीसी जोशी जी भी वहां मौजूद थे। फिर उन्होंने इन्हें इप्टा वगैरह में भी निमंत्रण दिया, वो इप्टा के लिए भी काम किए, प्रलेस के लिए भी काम किए। प्रोगामी थे, काफी प्रगतिशील लेखक, प्रगतिशील के विचारक थे। और सरल और सामान्य तरीके से इन्होंने अपना जो मुंबई में संघर्ष किया है वो काफी अच्छा प्रवास था। और इनका जो तीसरा पड़ाव था वो सपना था। हर किसी इंसान का एक सपना होता है कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो किसी भी तरीके से रहे। तो इन्हें काफी कुछ क्या बोलते हैं मॉस्को वगैरह जाने के काफी मतलब सोवियत मतलब उनको रूसी क्रांति को लेके काफी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ धारणाएं थी कि रूसी क्रांति कैसे होगी, वहां पे इतना कुछ बदलाव आने के बाद वहां लोग कैसे रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये सब इनके मन में इतनी जिज्ञासा थी। तो इन्होंने काफी कुछ क्या बोलते हैं प्रयत्न किया था, मगर एक दो बार में नहीं सफलता मिली। लेकिन मगर इन्हें जब मिली सफलता तो इन्हें काफी कुछ मतलब उस तरीके से वो हुआ। वो बड़ा मजेदार किस्सा है, पढ़ते हुए मुझे काफी कुछ मतलब वो लग रहा था कि एक सामान्य इंसान जब कुछ अगर करता है तो वो किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर करता है, उसके साथ के लोग किस तरीके से उत्साहित होते हैं। तो इनका प्रवास जब ये मॉस्को के लिए निकले, तो इनके जब दोस्त यार इनको छोड़ने के लिए गए, तो वहां पे इतना मतलब इतना सामान्य सहज एक सामान्य इंसान ही हो सकते हैं। जब इनके इनके साथी लोगों ने इन्हें पूछा कि आप मॉस्को में जब जाओगे तो ये जरूर देखना कि वहां झोपड़पट्टियां कितनी हैं। और एक जन ने सट से बोला कि अब ये देखना कि ब्रिज के नीचे लोग कैसे रहते हैं, ताकि अपन लोग भी उनके लिए ऐसी व्यवस्था बना पाए। तो इतने सामान्य इतने सरल लोगों के बीच में इनका रहना सहना था। वहां पे जाने के बाद अलग अलग प्रांतीय लोग आए, तो कुछ कम्युनिकेशन गैप होगा बोल के इनके मन में अब अजीब सा डर भी होने लगा। जो उनको सपना तो उनका काफी कुछ था कि वहां जाके मैं ये करूंगा वो करूंगा, काकि तो तब तक के वो काफी पॉपुलर हो चुके थे। उनके क्या बोलते हैं लेनिनग्राड का जो पवाड़ा था वो काफी प्रसिद्ध हो गया था, वो रूसी भाषा में भी ट्रांसलेट, तो उनको लोग जान रहे थे। लेकिन इनको इस चीज का भी डर हो गया था कि मैं उनको अपनी भाषा से किस तरीके से कनेक्ट कर पाऊंगा बोल के। वो एक सहज डर था एक सामान्य इंसान का। हर किसी को होता है, मुझे भी अब डर था शुरू में जब बोलने से पहले कि मैं कैसे बोलूं क्या बोलूं। तो एक प्रामाणिक है वो चीजें, वो होती ही है। तो उन्होंने जब देखा, उनको जब वहां पहुंचे तो वो एक अलग सा वातावरण उन्हें दिखा, तो काफी कुछ महसूस हुआ। उनके साथ में बंगाल से तमिलनाडु से और भी कुछ कुछ साथी वहां थे। तो वो सफर रहा। उन्हें वहां पे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं तभी खुशी हुई जब बारनिकोवे जी से उनकी मुलाकात हुई। वो उनके होटल में आए और उनसे हिंदी में बात की। तो उन्हें लगा कि अब मुझे यहाँ पे सहज हूँ और मुझे अब किसी बात की डर नहीं है। जब उन्होंने कहा कॉमरेड बारनिकोवे ने कि मैं आपका क्या बोलते हैं साथ रहूंगा और मैं 40 दिन आपके साथ हूँ, और आपके के लिए मैं हिंदी में ही वो हिंदी में हूँ उनसे अनुवाद करे, तो उन्हें लगा कि हाँ भाई मुझे कोई ट्रांसलेटर मिल गया है जो यहाँ का है और मेरी भाषा को वो उनको समझा सकता है, क्योंकि वो मेरी भाषा के लिए एकदम सहज सरल है। तो वो काफी खुश थे। तो उन्हें जब कहा कि आप आराम कीजिए, कल सुबह आप क्या देखेंगे, तो उन्होंने एक ही कहा कि मैं यहाँ के लोग देखना चाहूंगा। तो ये एक उनका सपना था कि वो किस तरीके से देखते हैं। तो आज के परिस्थिति में देखेंगे तो सभी प्रकार के लोग हैं। अभी तो सब अपने अपने परेशानियां तो झेली रहे। अभी इस आपदा में भी लोग अवसर निकाल ले रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है। बाजार तो एक खड़े हो ही चुका है, किसी न किसी चीजों का लोग बाजारीकरण कर ही रहे हैं। अब
चाहे वो WHO कभी मास्क को लेके कुछ बयान दे रही है तो कुछ चीजें और आ रही हैं। अब भ्रमित कर रहे हैं लोगों को इस तरीके से। तो आज की युवा पीढ़ी से यही है कि ऐसे अन्ना भाऊ साठे जी जैसे मतलब उन्होंने उस परिस्थिति में इतना साहस भरा काम किया है। आज तो अपने पास काफी कुछ माध्यम है, अपन सक्षम है, अपने पास उतने जागरूक लोगों का आसपास अपन रहते हैं। तो थोड़ा सा सहज संभल के चलना पड़ेगा। लोग आपको बहुत जल्दी अपन लोग कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी विचारधारा से। आज की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा वो है कि उसे यही लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं से नाम मिल जाए और फेम मिल जाए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो। यही एक मतलब जो मेरा मत था वो अन्ना भाऊ जी को देखते हुए, और उन्हें जितना मैं अभी पिछले 4-5 दिन से पढ़ रहा था, काफी कुछ जानकारियां हैं जो शायद छूट गई, मैं बोल नहीं पाया, कुछ कुछ कारणवश या कुछ और हो गई। और मैं कुछ अगर गलत बोल रहा हूँ तो कुछ कमेंट जरूर करिए या बताइए कि कुछ अगर कुछ गलत हो गया होगा तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ और मैं अभी आगे और सुनता हूँ बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। जी धन्यवाद। शुक्रिया श्याम जी। ये हमारे साथ रायगढ़ इप्टा के साथी थे श्याम जी, और इन्होंने अभी बात की हमसे, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं तो उन्हें ये वाला वक्तव्य फिर से सुनना चाहिए। इन्होंने अभी हमसे बात की कि क्यों आज के युवाओं के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए अन्ना भाऊ साठे जरूरी है। और इन्होंने अभी एक उदाहरण कहा अन्ना भाऊ साठे जी का, कि धरती जो है, धरती शेषनाग के मस्तिष्क पर नहीं संभलती है। धरती जो है, धरती मेहनत कश वर्ग के और दलित वर्ग के लोगों के हथेलियों पे है। और अभी हम जिस समाज में है, बहुत दुखद बात है कि तब से लेकर अब तक परिस्थितियां बदली क्या है, कुछ हिसाब से अगर कहा जाए तो मजदूर वर्ग के लिए और बदतर हो गई है। तो इस वक्त में अन्ना भाऊ साठे के विचारों की और अन्ना भाऊ साठे की कलाओं की और ज्यादा जरूरत है। इस बात पर हमारे साथ जुड़ेंगे रायपुर इप्टा से शेखर नाग जी, और वो हमें बताएंगे कि आज के समय में अन्ना भाऊ साठे जी का उनकी जो कला शैली थी, उसकी क्या प्रासंगिकता है, और कैसे हम उसका उपयोग करके अपने पीढ़ा को और अपनी जो जाति व्यवस्था के खिलाफ और वर्ग व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें लोक कला की आज क्या ताकत है। शेखर नाग जी का मैं फिर से इंट्रोडक्शन दे दूं। शेखर नाग जी रायपुर इप्टा के साथी हैं। वो ग्रामीण इप्टा में काफी सक्रिय रहे हैं, और हबीब तनवीर जी की जो नाचा गमत शैली थी, उस पे वो अभी निसार अली जी के साथ काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की लोक कला से भी इनका काफी गहरा संबंध रहा है। तो आज के समय में लोक कला की जरूरत और लोक कला की ताकत की अहमियत बताते हुए शेखर नाग जी रायपुर इप्टा से। नमस्कार। और ऐसा उम्मीद करता हूं कि कोरोना के इस वैश्विक संकट में आप सब सकुशल होंगे। और इप्टा घटशीला, प्रलेस घटशीला दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अन्ना भाऊ साठे के जन्म शती अवसर पर इस तरह की परिचर्चा रखा है। दोस्तों, लोक कलाओं की ताकत हो या दूसरी कलाओं की ताकत, मैं ऐसा मानता हूं कि सभी कलाओं की ताकत बहुत होती है, और बशर्ते कि वो दरबारी ना हो और लोक से जुड़ा हो, जिम्मेदार हो, तो उस कला की धार बहुत तेज होती है। ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं कलाकार हूं, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हूं। अभी सत्यम साहब ने बहुत सारी बातें मेरे विषय में कह दिया है कि बहुत मैं गहराई से जुड़ा हूं वगैरह वगैरह, बस जुड़ा हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि लोक कला हो या दूसरी कलाएं, दोनों में बहुत ताकत होती है, बशर्ते कि वो समाज सापेक्ष हो। लेकिन लोक कलाओं में थोड़ी ज्यादा शक्ति होती है। वो इसलिए क्योंकि वो जड़ से जुड़ी होती है। लोक कलाओं में लोक प्रमुख रूप से जुड़ा होता है, केवल लोक के लिए ही होता है। मित्रों, मैं लोक कलाओं की ताकत को कुछ उदाहरणों से आपके समक्ष रखना चाहूंगा। और इन उदाहरणों में सबसे प्रचलित उदाहरण है और प्रमुख उदाहरण है हबीब तनवीर और उनका रंगकर्म। हबीब तनवीर का उदाहरण मैं इसलिए भी देना चाहता हूं क्योंकि भारतीय रंगमंच या कलाओं से जुड़ा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो हबीब तनवीर से परिचित ना हो। आप सब भी हबीब तनवीर से परिचित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हबीब तनवीर राडा जाते हैं, आधे बीच में उसे छोड़कर आते हैं, महानगरों में रंगकर्म करते हैं, फिल्मों में भी सक्रिय रहते हैं।
लेकिन उन्हें वो मकाम हासिल नहीं होता है जिसके वे हकदार होते हैं। छुट्टी के दिनों में जब वो रायपुर आते हैं और जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, लॉरी स्कूल, जो आजकल सप्रे स्कूल कहलाता है, वहां दाऊ मंदरा जी, जो नाचा के महान शख्सियत थे, उनकी एक प्रस्तुति वो उस रात देखते हैं और वो सम्मोहित हो जाते हैं। उस सम्मोहन से वो कई दिनों तक बाहर नहीं निकल पाते। उस रात मंचित हुए दृश्य उनकी आंखों के सामने हमेशा तैरते रहते हैं और उसके बाद हबीब तनवीर को जैसे उनके मकाम तक पहुंचने का साधन मिल जाता है और उसके बाद के हबीब तनवीर को आप और हम सब जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। दुनिया में हबीब तनवीर और छत्तीसगढ़ी लोक शैली, लोक नाट्य, नाचा स्थापित हो जाता है। लोक कलाओं के असरकारक होने की एक और प्रमुख वजह है, वो वजह है वो बहुत जिम्मेदार होते हैं। लोक कलाकारों को मैंने जो देखा है, न केवल वो मंचन के समय ही जिम्मेदार नहीं होते या प्रदर्शन के समय ही, वे अपने जीवन में भी जिम्मेदार होते हैं। लोक कलाकार अक्सर कृषक और मजदूर होते हैं। वे दिन में अपने परिवार के लिए अन्न उपजाते हैं या रोटी का साधन जुटाते हैं और रात को समाज का मनोरंजन करते हैं। इस तरह से वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और देश, दुनिया, समाज में अपना नाम रोशन करते हैं। लोक कलाकार मंचन स्थल पर पहुंचकर एक और काम करते हैं जो बहुत जरूरी है, जो उनके जिम्मेदार होने की बात को और पुख्ता करता है। लोक कलाकार अपने लिए भोजन भी बनाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लोक कलाकारों में या लोक कला की शक्ति इसलिए बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उन लोगों में सामूहिकता होती है। कला दल में सामूहिकता की जिम्मेदारी ली जाती है। जब आप देखेंगे कि प्रदर्शन के समय, खासतौर पर मैं नाचा की बात करता हूं, प्रदर्शन के समय जब देखा जाता है कि दर्शक ऊब रहा है और मंचन स्थल से प्रस्थान कर रहा है, तो उसे बांधे रखने के लिए इशारे इशारे में कलाकार अतिरिक्त प्रयास करने लगते हैं। छत्तीसगढ़ के नाचा की बात करूं तो कलाकार गम्मत बदल कर या फिर डांसर की एंट्री कराकर या फिर जोकड़ का प्रवेश कराकर दर्शकों को मंच पर रोकने की कोशिश करते हैं और लगभग समय में वो काफी सफल रहते हैं। मित्रों, आज हम जिनकी जन्मशती वर्ष मना रहे हैं, अन्ना भाऊ साठे, उनको भी पहली ताकत और प्रेरणा लोक कला से ही मिलती है, वरना बिना औपचारिक शिक्षा के इतना महान काम करना संभव नहीं हो सकता था। ये लोक कलाएं ही है जो उन्हें दुनिया को परखने का और उसके लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा और हुनर देती है। अन्ना भाऊ लगभग 32 उपन्यास लिखते हैं। 20 कहानी संग्रह भी उनके प्रकाशित है। कुछ कहानी तो आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही उषा जी ने भी अनुदित किया है। तो अन्ना भाऊ पर कई फिल्में भी बनती है। अन्ना भाऊ की ख्याति पूरी दुनिया में पहुंचती है। 1961 में भारत मैत्री संघ के तरफ से वो रसिया भी जाते हैं और उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ने रूस के दौरे पर भेजा है। ये बात बहुत ज्यादा रेखांकित करने की जरूरत है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कुछ तथाकथित दलित संगठन अन्ना भाऊ को लेकर दूसरी तरह की बातें करते हैं कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा से छूटकर फिर विशुद्ध अम्बेडकराइट्स या और दूसरी चीजें हो गई थी उनके साथ। तो ये सब चीजें जरूर स्पष्ट होनी चाहिए। तो अन्ना भाऊ की ख्याति इस तरह से पूरे विश्व में फैलती है और खासकर हम हिंदी बेल्ट के लोग अन्ना भाऊ से उतने परिचित नहीं हैं। तो ये जो इप्टा ने जो जन्मशती वर्ष मनाने का काम किया है, ये बेहद सराहनीय है, ताकि हिंदी बेल्ट के और जो साथी हैं जो अन्ना भाऊ के काम से परिचित नहीं है, वो अच्छे से परिचित हो पाएंगे। यहाँ एक बात और अन्ना भाऊ के संबंध में कहना चाहूंगा कि अन्ना भाऊ के सामने में रूस में मराठी एक रेडियो शुरू करने की बात हुई थी, रसिया की सरकार की तरफ से।
और अन्ना भाऊ को कहा गया था कि आप यहाँ रह जाइए। लेकिन अन्ना भाऊ को महसूस हुआ कि नहीं, मेरे देश में किसान मजदूरों की हालत, दलितों की हालत बहुत खराब है और मुझे मेरी जरूरत वहां ज्यादा है। और अन्ना भाऊ साठे वापिस आ जाते हैं भारत में और भारत में काम करने लगते हैं। अन्ना भाऊ साठे का वो जो प्रमुख बहुत मशहूर वाक्य जिसे अभी श्याम जी ने बोला कि ये धरती शेषनाग के सिर पर नहीं, मजदूरों के हाथों पर टिकी है। सोचिए, ये इतने बगावती विचार अन्ना भाऊ को कहां से मिलते? अन्ना भाऊ को इतने बगावती विचार लोक कलाओं से, विचारधारा से, आंदोलन से मिलते हैं। तो लोक कलाएं जो है विचारधारा और आंदोलन से और ज्यादा धारदार होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा कि चीन के सांस्कृतिक क्रांति में भी लोक कलाओं की बड़ी भूमिका रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। वैसे विश्व में जहां भी क्रांतियां हुई है, वहां कलाओं और कलाकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही होंगी। कलाकार साहित्यकार ने एक महत्वपूर्ण मोर्चा संभाले रखा है। इप्टा प्रलेस, जन्म जलेस, जसम, कसम, इस तरह के सांस्कृतिक संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। साथियों, अब थोड़ी चर्चा लोक कलाओं के तकनीकी शक्तियों पर। अपनी जड़ों से जुड़े रहने में लोक कला जितनी ताकतवर होती है, उतना ही उसका तकनीकी पक्ष भी है। लोक कलाओं में कलाकारों को अत्यधिक स्वतंत्रता रहती है। यहाँ कलाकार बहुत स्वाभाविक और आजाद होता है। जैसे अन्य कलाओं में गुरु या निर्देशक पर निर्भरता होती है, लोक कलाओं में ऐसी निर्भरता बहुत ही नगण्य होती है। छत्तीसगढ़ी नाचा में कलाकार पूरी तरह निर्देशक से मुक्त होता है। वहां कोई निर्देशक नहीं होता है। कलाकार स्वयं निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर होता है। उसे पूरी आजादी होती है। कलाकार जी भर के इम्प्रोवाइजेशन करता है। आप सब कलाओं में इम्प्रोवाइजेशन के महत्व को से भली भांति परिचित हैं। इम्प्रोवाइजेशन से नवीनता के द्वार खुलते हैं। लोक कलाओं की एक ताकत है उसका मेकअप। मैं यहाँ नाचा के मेकअप के संबंध में बात कर रहा हूँ। ये मेकअप ऐसा होता है कि रात भर नहीं निकलता और ना उसे बीच बीच में टचअप करने की जरूरत भी पड़ती है, जैसा कि हमारे सिनेमा या शहरी रंगकर्म में होता है। यहाँ इस बात का जिक्र करना मुझे आवश्यक लगता है कि बहुत सारे कीमती उत्पादों से मेकअप करने से भी नाचा के जैसा टिकाऊ और प्राकृतिक मेकअप हासिल नहीं किया जा सकता। लोक कलाकार या लोक कलाओं में बहुत समृद्ध वेशभूषा की परिकल्पना होती है। जिन साथियों ने पोंगा पंडित नाटक या छत्तीसगढ़ी नाटक या नाचा देखा होगा, उन्हें स्मरण होगा कि पोंगा पंडित का यजमान नामक किरदार, जिसे उदयराम श्रीवास जी निभाते रहे हैं, वे पेंट को बहुत सलीके से कोट की तरह पहनते हैं। ये कॉस्ट्यूम तब तक स्पष्ट नहीं होता है जब तक कि कलाकार अपनी देह से उतार कर दर्शकों को स्पष्ट नहीं करता है। अगर मुझे सत्यम जी कहीं लगे कि मैं थोड़ा सा विषय से भटक रहा हूं तो बता दीजिएगा ना। हेलो। हाँ, वो जो कोटनुमा कॉस्ट्यूम हाँ जी, वो जो कोटनुमा कॉस्ट्यूम वास्तव में पेंट है। जैसे ही दर्शकों के सामने दिखता है, सारा दर्शक दीर्घा ठहाकों और तालियों से गूंज उठता है। कलाकार और कलाकार के कल्पना शक्ति के सम्मान में मुझे इस तरह के कॉस्ट्यूम के साथ व्यवहार करते हुए आज तक दूसरे अभिनेता या दूसरे फॉर्म के अभिनेताओं को मैंने नहीं देखा है। ये लोक कला की बहुत बड़ी शक्ति है। लोक कला की एक बड़ी ताकत उसकी वेशभूषा तो है ही। वेशभूषा बहुत सस्ता होने के बावजूद आकर्षक भी होती है और उसके आकर्षण से दर्शक रात भर सम्मोहित रहता है। कॉस्ट्यूम का एक और उदाहरण छत्तीसगढ़ के रामाधार साहू हैं, जो छत्तीसगढ़ की प्रेम कथा लोरी के चंदा नामक प्रहसन करते हैं। रामाधार साहू सिद्धस्थ अभिनेता, गायक, नर्तक हैं। वे जिला दुर्ग कचांदुर के हैं। वे एक दृश्य में मंच पर
साड़ी कई शैलियों में पहनकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वे बताते हैं कि जब लड़की पहली बार साड़ी पहनती है तो उसकी शैली क्या होती है, पल्लू कितना लंबा छोड़ती है, उसकी चाल कैसे होती है। जब उसकी शादी होती है तो उसका पहनावा कैसे होता है साड़ी के साथ, और जब बुढ़ापा आता है तो उसका पहनावा कितना अस्त व्यस्त हो जाता है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि लोक कलाकार का ऑब्जर्वेशन कितना तगड़ा होता है। वो बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर उसे मंच पर प्रदर्शित करता है, जबकि शहरी रंगमंच में कई बार कलाकारों को धोती और पगड़ी पहनाने के लिए भी विशेषज्ञ बुलाने पड़ते हैं। लोक कलाकार नैसर्गिक प्रतिभा का धनी होता है और उसका जिम्मेदार होना उसे पुख्ता बनाती है। एक और बात लोक कला और लोक कलाकारों के ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, वो है नाचा के या छत्तीसगढ़ के दूसरे लोक कलाकार जब महिला का वेश धारण करते हैं। उन्हें बालों का विग लगाना पड़ता है और ये विग इतनी मजबूती से फिक्स किया जाता है कि हिलता डुलता भी नहीं है। बहुत आकर्षक भी लगता है। कलाकार कितना भी तेज मूवमेंट कर ले, दौड़ लगा ले, नृत्य कर ले, विग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस तरह से लोक कलाओं की ताकत बहुआयामी होती है। लोक कलाओं की ताकत के संबंध में मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। लोकनाट्य नाचा का मंचन जब रायपुर के सप्रे स्कूल में होता था तो उसके निकट के बाबूलाल टॉकीज, जो उन दिनों खूब चला करता था और खूब मारामारी रहती थी टिकटों के लिए और फिल्म देखने के लिए, दर्शकों के जब नाचा का प्रदर्शन होता था तो बाबूलाल टॉकीज दर्शकों के लिए तरसता था। ये लोक कला का ही ताकत है। लोक कला और लोक कलाकार के आगे सिनेमा का प्रभाव भी कम हो जाता है। इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि लोक कलाएं कितनी ताकतवर होती हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लोक कला और लोक कलाकारों में अगर विचारधारा की समझ बन जाए और थोड़ा अध्ययनशील हो जाएं वो, तो इन लोक कलाकार और लोक कलाकारों की धार बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। हमें इस बात की तरफ बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। लोक कलाओं की एक और बड़ी ताकत है, वहां व्यवधान की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगर किसी प्रस्तुति के दौरान कोई पशु आ जाए या फिर कोई अवांछित कोई और तत्व भी आ जाए तो कलाकार थोड़ा भी विचलित हुए बगैर उस व्यवधान को भी अपनी प्रस्तुति का हिस्सा बना देते हैं। बल्कि कई बार ये व्यवधान प्रस्तुति में चार चांद लगा जाते हैं। जबकि शास्त्रीय कलाएं में किसी प्रकार के व्यवधान होने पर प्रस्तुति नाकाम हो जाती है। लोक कलाओं में जितनी आजादी कलाकारों को होती है उतनी ही आजादी दर्शकों को भी होती है। प्रदर्शन के दौरान चाय सिगरेट का दौर भी चलता है। प्रस्तुति के बीच में आगमन प्रस्थान की पूरी छूट होती है। कलाकारों की प्रस्तुति के बीच में कलाकार का तारीफ कर उसे अपने समीप बुलाकर कलाकारों को नजराना देकर अपनी फरमाइश करने की भी आजादी होती है। कलाकार भी नजराना लेकर दर्शकों की फरमाइश पूरी करते हैं। दर्शक और कलाकार प्रस्तुति के दौरान जीवंत रिश्ता अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलता है, जैसा रिश्ता नाचा के दौरान या लोक कलाओं के दौरान देखने को मिलता है। लोक कलाओं में हाना कहे जाते हैं, हाना जैसे दोहे कहे जाते हैं जो बहुत कम शब्दों में बहुत मारक होते हैं। यहाँ पर मैं एक हाना कहना चाहूंगा। आगू के सब चीज न दागे, होगे मिलावट खाना में, औ होगे रासायनिक खेती बाड़ी, औ वजन है नहीं है दाना में। गरू लागे कोष्ठा कपड़ा, औ आगे टेरी काट, औ घर के भात सुहावे नहीं, तब होटल के जूठला चाट। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से खेती बाड़ी रासायनिक हो जाती है और जो हमारे बुनकर कपड़ा बुनते हैं वो कितना आजकल गरू लगता है और हम दूसरे चीजों में जो स्तरहीन है उस पे निर्भर हो जाते हैं। इस तरह के हाना से छत्तीसगढ़ी लोक कलाएं और खासतौर पर नाचा बहुत भरा पड़ा है।
तो मैं इस तरह से बीच बीच में कुछ गीतों का, कुछ हाँ ना के बारे से बात करूंगा। इसी तरह से एक कलाकार को मैं याद दिलाता हूँ, चमरू राम यादव, जिसकी चर्चा हम बहुत सारे मंचों पर कर चुके हैं। चमरू राम यादव के दोनों पैर नहीं थे, एक पैर घुटने के ऊपर से कटा था और एक पैर घुटने के नीचे से, और ये पैर नाचा के प्रदर्शन के दौरान चोट लगते हुए ही कटा था। वे गाते हैं, क्या गाते हैं? तोरे ताजमहल हरे संगी, होगे भूत परेत के डेरा। तोर ताजमहल हरे संगी, होगे भूत परेत के डेरा। असगर कस अति अटियावत सूत, मीठा नींद परे है, मीठा नींद परे है। अजगर कस अटियावत सूत, मीठा नींद परे है, मीठा नींद परे है। हम राजा मौदगर धर के, मुड़ सरिया माँ खड़े है, मुड़ सरिया माँ खड़े है। झकना के तय उठ जाबे जब, वेद के पर ही गसोटा। तोर ताजमहल हरे संगी, होगे भूत परेत के डेरा। तो चमरू राम यादव वर्षों पहले आज के सत्ता के जो प्रतिष्ठान है, जो भूत प्रेत के डेरा हो चुके हैं, उसके बारे से कह देते हैं। तो लोक कलाकार और लोक कला की शक्ति कितनी है, इस गीत से हम अंदाजा लगा सकते हैं। लोक कलाएं विषम से विषम परिस्थिति में भी, बहुत कम साधनों में भी फल फूल जाती हैं। कड़ाके की ठंड हो, ठंड भी उन्हें रोक नहीं पाती। लोक कलाएं जितनी स्थानीय होती है, उतना ही वैश्विक भी। लोक कलाएं लोक कलाकार के परिश्रम से भी ज्यादातर ताकतवर होती है। यहाँ पर कुछ महान लोक कलाकारों की चर्चा करना आवश्यक लगता है। उन कलाकारों में चमरू राम यादव हैं, रामलाल निर्मलकर हैं। ये मैं छत्तीसगढ़ के कलाकारों के बारे से बात कर रहा हूँ। भारत में और विश्व में बहुत सारे लोक कलाकार होंगे जिन्होंने लोक कलाओं को बहुत ताकत दी होगी। चमरू राम यादव है, रामलाल निर्मलकर। रामलाल निर्मलकर तो एक एंट्री मारते हैं, रात के पहली एंट्री जो रहती है 11 बजे शुरू होता है नाचा, और उसके बाद रात भर के लिए दर्शकों को अपनी आगोश में ले लेते हैं। उनकी पकड़ से छूट नहीं पाते हैं। इसी तरह से संतू नजरू, संतू का एक दृश्य आपको बताना चाहूंगा कि संतू मंच पर एक कुर्सी रखते हैं, मंच यानी 4 साइड ऑडियंस वाला, और उस पे बैठने का कोशिश करते हैं और किसी तरह से वो बैठ नहीं पाते हैं, वो दिखाते हैं, और उसी एंट्री में और उसी एक्टिविटी में वो दर्शकों पे अपनी पकड़ बना लेते हैं। इसी तरह से न्यायिक दास झुमुक दास हैं। न्यायिक दास से आप लोग अगर परिचित होंगे तो उनके मूंछ बहुत बड़े थे, जैसे छत्तीसगढ़ में होता है नेचुरल रूप से, और मूंछों से वो ऐसा खेलते थे जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, और उसी से वो दर्शकों पर अपना सम्मोहन, अपना जादू कर लेते थे। मदन निषाद, लालू राम, फिदाबाई, मालाबाई, तीजनबाई, सूरजबाई खांडे, रामाधार साहू, पूनम देवार, गोविंद राम निर्मलकर, रामचरण निर्मलकर, ये सब, और सुखराम बघेल, ये सब लोक कलाओं के महान कलाकार हैं। फिदाबाई के बारे से तो एक बात बहुत मशहूर है कि श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल को उनकी तरफ दिखाते हुए कहा था कि स्मिता, इस कलाकार से आप अभिनय सीखो। तो आप सोचिए कि लोक कलाओं में कितनी ताकत है, लोक कलाकारों में कितनी ताकत है। लोक कलाओं की ताकत को साबित करने वाला एक और उदाहरण मैं उड़ीसा से देना चाहूंगा। उड़ीसा में एक बिरतिया नाम का एक बंदा होता है, जो दलित बिरादरी, वहां गाड़ा और डोम होते हैं, उनके जन्म मरण पे एक डमरू नुमा बाजा बजाता है। राजा ने कहा एक जमाने में कि आप मेरे दरबार में बजा दीजिए, तो उन्होंने बोला मैं बिल्कुल नहीं बजा सकता, ये जो डमरू है सिर्फ मेरे दाताओं के लिए, मेरे समाज के लिए। तो लोक कलाओं में कितनी प्रतिरोध की शक्ति होती है, इस बात से साबित होती है कि वो राज दरबार को भी नाराज कर सकता है। यहाँ एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के पहले दुर्ग में आमदी करके एक गांव है, जहां दाऊ मंदरा जी का प्रदर्शन हो रहा था
अंग्रेज सरकार ने उस प्रदर्शन को रुकवा दिया था और उसके कलाकारों को गिरफ्तार भी कर लिया था। तो लोक कलाओं में कितनी शक्ति होती है कि वो व्यवस्थाओं को भी तिलमिला देती हैं। इससे ये साबित होता है कि लोक कलाएं बहुत ताकतवर होती हैं। एक और उदाहरण जिसे आप सब परिचित हैं, वो उदाहरण है पोंगा पंडित का। पोंगा पंडित करते हुए हबीब साहब के ऊपर कितने अटैक हुए, हबीब साहब के कलाकारों पर कितने अटैक हुए, आप सब परिचित हैं। उसके 2-3 गीत बस 1-2 मिनट में मैं कंप्लीट करूंगा। उसके एक गीत, छुअला काबर डरे भाई गा, छुअला काबर डरे, एक तरिया में बामन कनजिया सब स्नान करे, ओ जम्मो जात हर पानी मतौरे, कामा भेद करे, तब फिर छुअला काबर डरे, खातुम उपजे धान को दैया, मैला मालू फरे, ओ मलमूत्र खुश रहे पेट के भीतर, बाहिर बर साबुन धरे, तब फिर छुअला काबर डरे। तो आपने देखा कि इस गीत में कितना प्रतिरोध है, कितना बगावत है, इस वजह से पोंगा पंडित पे अटैक होता है। एक और गीत है, सत्यम जी मैं बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। और एक और गीत है, उसमें जमादारनी कहती है, अच्छा पोंगा पंडित जो है छत्तीसगढ़ में वर्षों से जमादारनी के नाम से खेला जाता रहा है। एक और जो गीत है, का होते पढ़े ले ऐसे पोथिया पुराण गा, जाने नहीं तय हरे रही थे कामा भगवान गा, का होते पढ़े ले ऐसे पोथिया पुराण गा, जाने नहीं तय हरे रही थे कामा भगवान गा, नर में नारायण हवै तै भेवा करत हस, जान सुन के पथरा के सेवा करत हस, कथा पोथी बाँचे लेका एती होती नाचे लेका, स्थिर नहीं है तोर ईमान, का होते पढ़े ले ऐसे पोथी औ पुराण गा, जाने नहीं तय हरे रही थे कामा भगवान गा। तो मैंने कोशिश की कि लोक कलाओं की ताकत कितनी है, और इस गीत और इस स्क्रिप्ट से स्पष्ट होता है कि लोक कलाओं की बहुत ताकत है, और जिससे मनोवादी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था बहुत तिलमिला जाती है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शेखर नाग जी। हमारे साथ अभी जो बात कर रहे थे वो रायपुर इप्टा के शेखर नाग जी थे। शेखर नाग जी, मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि एक तो हमें भी ऐसा मन कर रहा था कि आपकी आवाज सुनकर कि हम सुनते ही रहें और एक अलग कार्यक्रम किया जाए आपकी आवाज सुनने के लिए और जितने लोकगीतों से आपने हमें अवगत कराया उसको जानने के लिए, मगर यहाँ पे समय नहीं, शुक्रिया तो सत्यम जी। हमारे बीच 2 वरिष्ठ वक्ता हैं। मैं तो बोला शुरू में कि मुझे बोलना आता नहीं है स्पष्टता, इसलिए मैंने गानों से थोड़ी बहुत अपनी अभिव्यक्ति पूरी करने की कोशिश की। हमारे बीच विनीत जी हैं और उषा जी हैं, हमें उनको सुनना है और उनसे सुनते हुए पुख्ता भी होना है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अब मैं अपने अगले वक्ता का परिचय दूंगा। विनीत तिवारी जी जो हैं, विनीत तिवारी जी प्रलेस के राष्ट्रीय सचिव मंडल के साथी हैं और वो एक कवि हैं, एक प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वामपंथी चिंतक हैं, इप्टा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और वो इंदौर से हैं और साथ ही प्रलेस मध्य प्रदेश इकाई की जो पत्रिका है प्रगतिशील वसुधा, उसके संपादक हैं और जल्दी उनके संपादन में प्रगतिशील वसुधा का पहला अंक आएगा, मतलब उनके संपादन का पहला अंक आएगा। और साथ ही साथ इनका किसानों की समस्याओं और कृषि पर शोध है और AIPSO और जोशी अधिकारी फाउंडेशन से एक जुड़े हुए हैं। अभी अभी शेखर नाग जी ने हमें बताया कि कैसे लोक कला जो होती है वो हमें लोगों से जुड़ने में मदद करती है और कैसे अन्ना भाऊ साठे की और हबीब तनवीर की विरासत जो है वो क्रांतिकारी भाव को लोग तक लेके जाने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि हम सब में सामाजिक कार्यकर्ता विनीत तिवारी जी मौजूद हैं जो कि खुद लोगों से और जो जन आंदोलन होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए अब मैं उनको कहूंगा
कि वो क्रांतिकारी लोक शायर अन्ना भाऊ साठे पर अपना वक्तव्य पेश करें। विनीत जी। शुक्रिया सत्यम और मेरे पूर्व के दोनों वक्ता साथी। यहाँ इस समुदाय में कोई वरिष्ठ सिखाने वाला और सीखने वाला नहीं है, हम सब सीखने वाले हैं और आज आप दोनों से भी कुछ ना कुछ हमको भी सीखने के लिए मिला, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ एक छोटे से संस्मरण से। सत्यम, मुझे समय बता दो, कितना समय है मेरे पास, कितना समय रहेगा ये बता दो। हेलो, कोई जरूरत नहीं, मतलब आप अपना वक्तव्य रखें, अगर मान लीजिए कुछ समय बंदी हो तो अच्छा ठीक है। मैं असल में एक छोटे से संस्मरण से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। वो ये कि जब कॉमरेड पानसरे का, गोविंद पानसरे का कत्ल हुआ, तब उसके बाद में हम मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ की एक प्रतिनिधि लेखकों की 11 सदस्यीय एक दल लेकर के उनके घर गए। और उसके भी पहले मैं एक दफा और गया था उनके पास, और मुझे जब जानकारी मिली उनके काम की, जब कोल्हापुर में रहते थे, वो कोल्हापुर में रहते थे, उनकी एक बेटी जो रहती हैं स्मिता पानसरे, वो जहाँ ये शनि शिंगणापुर मंदिर बना हुआ है, काफी फेमस है वो वहाँ रहती, अहमदनगर में शायद। तो ये इस तरह से वहां पर पहुंच करके जो हमारा इतना नजदीक का प्रदेश है, उसके बारे में, उसकी प्रगतिशील चेतना के बारे में, संत तुकाराम के बारे में, ज्ञानेश्वरी के बारे में और अभंगों के बारे में, फिर वहाँ की जातीय संरचना के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम जो लेखक समुदाय है वो भी कितना ज्यादा अज्ञानी था, ये मुझे महसूस हुआ। मैं खुद के, हो सकता है सब लोग ना हो, लेकिन मुझे खुद के ज्ञान पर बहुत ये लगा कि मुझे जानना चाहिए। और फिर मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की। उसके अलावा हम लोगों ने जब खेती के सिलसिले में महाराष्ट्र के भीतर, गांवों के भीतर काम किया था, तो अमरावती से लेकर के नगर, बीड़ और जो इधर का इलाका है आपके नासिक, इन सब जगहों पर अलग अलग तरह की जातीय संरचनाओं के बारे में पता चला। किस तरह से सबसे बड़ा बौद्ध समुदाय, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंबेडकर ने जब कन्वर्शन किया तो उनके साथ उनके समुदाय का एक बड़ा हिस्सा साथ में चला गया। तो वो समुदाय किस तरह से आज रहता है, क्या वो वाकई बौद्ध बन चुका है कि नहीं बना है, ये सब चीजें देखने में आई। और अन्ना भाऊ साठे के बारे में ये सब बातें करने के पीछे वजह ये है, जिसका किसी ने जिक्र किया था कि अन्ना भाऊ साठे को अम्बेडकराइट्स ये कहते हैं कि वो अम्बेडकराइट हो गए थे, और मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि हाँ वो तो कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट थे। बल्कि हुआ उनके जीते जी तो उलट था कि कम्युनिस्ट उनको कम कम्युनिस्ट इसलिए मानते थे क्योंकि वो अम्बेडकर को भी मानने लगे थे बाद में, और अम्बेडकरवादी तो उनको इसलिए नहीं मानते थे शुरू में क्योंकि वो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आते थे। तो उनके साथ तो उनके मौत के बाद में भी लंबे समय तक उनके साथ ऐसा व्यवहार होता रहा कि उनकी रचनाएं भी इसीलिए, मतलब उनकी रचनाएं रूसी में छप चुकी थी, उनकी रचनाएं विदेशी भाषाओं में छप चुकी थी, उनके अनुवाद हो चुके थे, लेकिन अंग्रेजी में नहीं छपी। या इवन जैसा किसी एक लेखक ने किसी लिखा भी, इन चीजों की तरफ कम्युनिस्ट पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि भेदभाव हुआ। उनके विचार जब अंबेडकर के साथ जुड़ने लगे तो भेदभाव की स्थिति आई, और उनके साथ पार्टी के भीतर भी इस तरह का भेदभाव हुआ। और अंबेडकरवादी आंदोलन के साथ तो वो दलित आंदोलन के साथ कभी भी उस रूप में नहीं थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि दलित आंदोलन, अकेला दलित आंदोलन चल करके, अगर उसमें हम क्लास फैक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो केवल कास्ट मूवमेंट वो कामयाब नहीं होगा। ये वो दिल से मानते थे, जितना उन्होंने पढ़ा लिखा था, जितना सीखा समझा था, उसके बिना पर मानते थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि अन्ना भाऊ साठे को हम हिंदी भाषी लोगों को भी और कोशिश करनी चाहिए। प्रगतिशील लेखक संघ का ये दायित्व भी है जो हम कर रहे हैं, और उषा ने जिस तरह से अनुवाद करके उनकी रचनाओं को भी
आगे पहुंचाने का काम किया, वो एक उल्लेखनीय बात। मैं कुछ साथियों ने अन्ना भाऊ साठे के जिक्र के साथ अमर शेख, लोक शायर अमर शेख, लोक शायर गवानकर बुआ, उनको गवानकर बुआ बोलते थे, उनका नाम लिया। ये 3 लोग थे जो लाल बावटा कला पथक में शामिल थे और गांव-गांव जाकर के लोगों के बीच चेतना जगाने का काम करते थे। ये मैं इस इतिहास को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगा कि दरअसल ये 3 नहीं थे, दरअसल ये 4 थे। 4 में से चौथा जाता था या नहीं जाता था ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तीनों जो खोज थे वो बलराज साहनी की खोज थे। जब बलराज साहनी इंग्लैंड से लौट करके आए थे और उन्होंने कॉमरेड पीसी जोशी से कहा कि मुझे आप काम दीजिए कुछ करने के लिए, मैं एप्टा का काम संभाल लेता हूँ, तो बलराज साहनी को कहा पीसी जोशी ने कि तुम पंजाबी आदमी हो, अंग्रेज हो, आधे अंग्रेज होकर के आए हो, वहां विलायत से आए हो, तुम यहाँ पर कपड़ा मिलों की चालों में रह करके जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहे लोगों के बीच में क्या कर पाओगे? तुम्हें तो मराठी भी नहीं आती। और साल 2 साल के भीतर ही बलराज साहनी ने गांव-गांव, बस्ती-बस्ती घूम करके आसपास जो पूरा गिरनी कामगार का इलाका था, जहां पर मिल मजदूर की चालें थी पूरे परेल के इलाके में, वहां पर से ऐसे कलाकारों को ढूंढ निकाला जो केवल लोक कला के तौर पर नहीं, जिनके भीतर फॉर्म भले लोक कला का हो, लेकिन जिनके भीतर चेतना आधुनिक थी, जिनके भीतर गुस्सा था इस व्यवस्था के खिलाफ। और वो उन्होंने, यानी 1920 में पैदा हुए थे, तो समझ लीजिए कि जब 1943 में काम संभाला या 44 में, 2-3 साल के भीतर ये लोग कांटेक्ट में आए, तो सब नौजवान लोग थे और ये सब बलराज साहनी के साथ में जुड़े और बलराज साहनी के साथ में इनने कम्युनिज्म को जाना और मार्क्सवाद क्या है उसको जाना। और इसलिए भी आपको एक बात बता दूं कि ये तब तक अंबेडकर भी सक्रिय थे बंबई के भीतर, लेकिन अंबेडकर से ये क्यों नहीं जुड़े? शुरुआत में ये अंबेडकर से क्यों नहीं जुड़े, कम्युनिस्टों से क्यों जुड़े? ये एक सोचने वाली बात है जिसके तरफ मैं इशारा करता हूं। ये आते हैं मांग समाज से और अंबेडकर थे महाड़ कम्युनिटी से, और महाड़ जो कम्युनिटी है वो दलितों के भीतर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी बनी और वो सबसे ज्यादा तादाद में भी। और अंबेडकर ने भले अपनी तरफ से उनके कम से कम 20-30 मैंने मीटिंग्स के उनके प्रेजेंटेशंस पढ़े हैं इस मीटिंग में आज यहाँ आप लोगों के बीच आने के पहले, जिसमें अंबेडकर बार बार ये कह रहे हैं कि मैं केवल महाड़ समाज का नेता नहीं हूं, मैं पूरी डिप्रेस्ड आइडेंटिटीज का लीडर हूं। और जो बाकी के समाज के लोग हैं, मांग समाज के, मातंग समाज के और जो समाज के उस वक्त जो लीडर्स थे, वो कह रहे हैं कि हम अंबेडकर को मानते ही नहीं है, ये तो केवल महाड़ लोगों के लिए सब हक कानून मांग रहा है। तो मांग समाज जो था, देखिए मांग समाज का मुख्य काम क्या होता है? रस्सी बनाना और झाड़ू बनाना। और जैसे भारत के जाति व्यवस्था के बारे में हमारा जो राम पुनियानी है वो कहता है कि ये एक डिब्बा है, रेल है, ये एक रेल के पीछे जुड़े हुए डिब्बे हैं, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। यानी आप एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में नहीं जा सकते, ये मुमकिन नहीं है। आप मजहब बदल सकते हो, जात नहीं बदल सकते अपनी। तो ये जो हिंदू वर्ण व्यवस्था का एक संकट है, इस संकट में आप ये देखेंगे कि जो दलित हिस्से मुख्य धारा समाज के साथ में जुड़े रहे, उन दलित हिस्सों का ऑटोमेटिकली अपवर्ड मोबिलाइजेशन होता है। जब आगे का समाज आगे बढ़ता है तो ये पीछे के खिसक करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए जब आपका ये समाज के भीतर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ भारत में, तो जैसे बड़े लोग आए, उन्होंने इंडस्ट्री डाली, तो जो वतन के जमीन पर रहने वाले लोग थे, वतन की जमीन थी जो महाराष्ट्र में काफी जगह पर है, वतन की जमीन कहलाती थी, जिसके खिलाफ अंबेडकर ने काफी लड़ाई लड़ी। और वो वतन की जमीन ये थी कि जिनको जो राजे महाराजे थे पुराने, उन्होंने वतन की जमीन दे रखी थी इन दलितों को कि आप गांव के लोगों का काम करो, आपको ये जमीन दे दी है रहने के लिए,
अब वो क्या है कि 100 साल 200 साल में वो जमीन पड़ने लगी कम और उस पर रहना ही मुश्किल हो रहा था लोगों का। तो वतन की जमीन से मुक्त करवाना एक बड़ा काम था जो अंबेडकर ने किया। तो उसमें जो मुक्त हुए लोग, तो वतन की जमीन पर जो लोग रहते थे वो ज्यादातर महार लोग थे, मांग लोग नहीं रहते थे। वतन की जमीन पर रहते भी थे तो वो और पीछे और मार्जिन्स पर रहते थे और उनका रोजमर्रा का साबका नहीं पड़ता था। महार लोगों को रोजमर्रा का साबका पड़ता था, उनसे हर तरह का काम जो नॉन दलित कम्युनिटी थी गांव की वो करवाया करती थी। और मांग लोगों का काम पड़ता था कि उनको जब रस्सी चाहिए है, जब उनको झाड़ू चाहिए, तब वो बना करके बेचने के लिए एक वक्त में आ गए। और कुछ एक आध रिचुअल भी रहता था धार्मिक उसमें, जिसमें मांग लोगों से ही कुछ पूजा अर्चना करवाई जाती थी, हालांकि उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया। तो ये जो था मांग समुदाय, अगर आप देखेंगे, मुझे ठीक से वो अभी सन याद नहीं है और मिला भी नहीं मुझे, मैंने कोशिश की थी कि जब अंबेडकर ने चुनाव लड़ा अपनी पार्टी से, जो पार्टी उन्होंने बनाई थी लेबर पार्टी, वर्कर्स पार्टी जो बनाई थी, उस पार्टी से जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो केवल महाड़ सीटों पर जीत पाए और दूसरी दलित जातियों ने और उन्होंने उनको नहीं दिया था। और ये स्थिति आज भी है। अंबेडकर ने गांव के भीतर बिठाल करके लोगों को, ये 1923-24 का एक वाकया है जिसमें कि खाना बनाने के लिए ये तय हुआ था कि हर समुदाय का एक व्यक्ति वॉलंटियर बनेगा और वो खाना बनाएंगे मिल करके। तो महार ने मांग के साथ बैठने से मना कर दिया, मातंग ने मांग के साथ बैठने से मना कर दिया, तो खाना बनना ही बंद हो गया। खैर बड़ी मुश्किल से रोटी का व्यवहार तो फिर भी शुरू हुआ, लेकिन बेटी का व्यवहार आज तक नहीं शुरू हो पाया। तो जो सामाजिक जो दूरियां थी वो अभी भी कायम हैं और बल्कि वो एक तरह से बढ़ भी गई हैं। लेकिन ओवर द इयर्स जब उन्होंने देखा, अन्ना भाऊ साठे ने, कि जो अंबेडकर का फलसफा है वो पूरी तौर पर भले ना हो लेकिन एक बड़े तौर पर, क्योंकि आपको एक और बस मैं बात बताता हूँ इस बात को समझने के लिए कि अंबेडकर और मार्क्स दोनों भारत के संदर्भ में क्यों समझना जरूरी है। जब कपड़ा मिलों के भीतर जो साल खाता हुआ करता था जिससे धागा बनता था, एक वीविंग सेक्शन जो होता है, धागा बनने के साथ कपड़ा जिसमें ताना बाना चलता है, तो वो जो ताना बाना चलता था उसमें जो एक शटल चलती है, वो शटल कभी कभी धागे को तोड़ देती थी, तो उसे उस धागे को थूक लगा करके जोड़ना पड़ता था। इसलिए साल खाते में दलितों की एंट्री नहीं होती थी। अब साल खाते में दलितों की एंट्री के लिए अंबेडकर ने ये डिमांड उठाई और उस वक्त जो कम्युनिस्ट लीडर थे, जो वर्कर्स के सबसे बड़े लीडर थे श्रीपाद अमृत डांगे, उन्होंने कहा कि अगर अभी ये मांग उठाएंगे तो मजदूरों के बीच में फूट पड़ जाएगी और वो जो मजदूर हैं, जो नॉन दलित हैं, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए इसे बाद में सेटल करेंगे। लेकिन वो अंबेडकर उस पर नहीं माने और वो भी चुनाव में खड़े हुए और ये भी चुनाव में खड़े हुए, फिर अंबेडकर हार भी गए, लेकिन उससे मजदूरों के बीच में एक फूट पैदा हुई। तो जाति का जो जहां तक सवाल था वो अन्ना भाऊ साठे ने स्वयं देखा था, कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी। 1920 में अन्ना भाऊ साठे पैदा हुए हैं और 20 साल की और उम्र जोड़ लीजिए तो मतलब लगभग 40-42 के आसपास वो बम्बई आ गए होंगे। और जब वो बम्बई आए तो उन्होंने इस तरह का जो व्यवहार था कि एक तरफ तो महाड़ गांव के भीतर महाड़ और मांग के बीच में भेदभाव हो रहा था और यहाँ पर फैक्ट्री मिल के भीतर भी दलितों के साथ में नॉन दलित एक तरह का, मतलब एक तरह का क्या, क्लियरली एक भेदभाव कर रहे थे। तो दोनों ही स्थितियों के भीतर उन्हें ये लगता रहा, एक तरह का द्वैत बना रहा उनके भीतर कि हमें शायद जाति को और वर्ग को दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा और वो ईमानदारी से इस द्वैत के साथ में रहे। कई लोग ऐसा रहता है कि द्वैत रहता है मन में, लेकिन दिखाने के लिए भले अम्बेडकराइट बन जाएंगे या दिखाने के लिए केवल कम्युनिस्ट बने रहेंगे, लेकिन द्वैत रहेगा मन में। लेकिन उन्होंने उसको ईमानदारी से अपने सामने रखा। दूसरी बात यह है कि अन्ना भाऊ ने नैरेटिव की बाइनरी को चेंज किया, जो आप केवल मजदूर और ये ही होगा नहीं, तो उन्होंने अपने पूरे
जो लिखा गया है उसमें, मतलब मैंने उनके सारे चीजें तो पढ़ी नहीं है, 2-4 चीजें ही पढ़ी हैं और कुछ अंश पढ़े हैं कुछ चीजों के। तो उसमें उन्होंने स्त्री कैरेक्टर को भी, तो भाई केवल ये नहीं है कैरेक्टर की, जाति ही सबसे बड़ा मसला है, तो उसमें जाति के मसले के साथ में महिलाओं का और पुरुषों का द्वंद्व भी उन्होंने उस नैरेटिव को भी खड़ा किया, और अमीर और गरीब के नैरेटिव को तो उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं इस सब पूरी प्रक्रिया के भीतर। तो इसलिए ये अन्ना भाऊ साठे को याद करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि एक कलाकार द्वंद्व के साथ में रहता है, उसके सामने जो परिस्थितियां रहती हैं वो उनके बारे में कई बार फैसला कुन नहीं हो पाता है, और वो फैसला कुन ना हो पाना, भाई फ्रेंड्स काफका नहीं हो पाए फैसला कुन, तो वो भी कलाकार के लिए वो भी एक तरह की ताकत का काम करता है, क्योंकि वो एक नतीजे पर उसे लग रहा है कि आखिरकार वो चाहता तो है कि सारे के सारे शोषित दमित लोग उनका भला हो, लेकिन उसे नहीं समझ में आ रहा कि इन दोनों रास्तों में से एक ही रास्ता ठीक है या दोनों रास्तों को साथ साथ साधना पड़ेगा। और इस वजह से मतलब उनके भीतर भी एक तरह का द्वैत रहा। और लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने, जहां तक ये सवाल है, उनके जीते जी कभी उनको किसी भी तरह से ये नहीं किया। 63 में, भाई 69 में डेथ हुई है उनकी, 63 में उनको रूस भेजा गया था, इस्कफ की तरफ से सोवियत यूनियन और इंडो सोवियत कल्चरल फ्रंट पर गए थे, वो लीडरशिप में गए थे। मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा है कि अंबेडकर ने मराठी में गोरकी की किताब का पहला अनुवाद किया, पहला अनुवाद मदर का अंबेडकर ने किया। लेकिन ये अन्ना भाऊ साठे का ट्रैवलॉग किसी भी दलित राइटर का पहला ट्रैवलॉग है जो अब्रॉड, क्योंकि गए तो अब्रॉड तो वो तमाम देश घूमे थे अंबेडकर, लेकिन उन्होंने कभी ट्रैवलॉग नहीं लिखा। ट्रैवलॉग जो है, जो यात्रा संस्मरण है, वो इन्हीं का छपा था, अन्ना भाऊ साठे का, यानी किसी भी दलित राइटर का पहला ऐसा ट्रैवलॉग जो छपा वो उनका था। तो इसलिए वो छापा भी उस वक्त का जो महाराष्ट्र का प्रगतिशील साहित्य छापने वाला केंद्र था, उन्होंने ही छापा। तो इसलिए इस चीज को हमें देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल से क्रांतिवीर नाना साहब पाटिल और इन सब के साथ में जो लोग झारखंड में बैठे हैं सुन रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में बैठे हैं, जो हिंदी पट्टी में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें जानना चाहिए कि अंबेडकर से भी ज्यादा बड़ी भूमिका, और क्योंकि अंबेडकर ने शुरू नहीं किया सब कुछ, अगर हम बुद्ध के बाद सीधे अंबेडकर को मान रहे हैं या सीधे ज्योतिबा फुले के बाद सीधे अंबेडकर को मान रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस पूरे मूवमेंट को, तो अब कई लोगों को केवल महाराष्ट्र के लोग ही याद कर पा रहे हैं, जबकि उनका पूरे देश के भीतर दलितों की समस्याओं को सुलझाने में बहुत बड़ा योगदान था। तो आज मेरे ख्याल से मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आमतौर पर क्या हो रहा है आजकल कि लाल कटोरी नीली कटोरी और लाल में नीला मिला दो, इस तरह की नारेबाजी हो रही है। ये नारेबाजी को शायद आगे अगर ले जाना है, जमीनी तौर पर एक ठोस शक्ल देनी है कि मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोग दलितों के लिए ग्राह्य कैसे हों, फिर से वो माहौल कैसे बने जिसमें गवानकर बुआ, अमर शेख और अन्ना भाऊ साठे जैसे लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ये माने कि जब तक वर्ग की लड़ाई हम साथ में नहीं जोड़ेंगे तब तक जाति की लड़ाई अकेली सक्सेसफुल नहीं होगी। और ये अंबेडकर ने खुद ने लिखा था कि तुम अगर सब कास्ट की लड़ाई लड़ते रहोगे कि मांग, मातंग, महाड़, ये वो 50 तरह की इनकी उपजातियां हैं, 48 उपजातियां हैं, अगर तुम इनको लड़ते रहोगे तो जो अपने आप को उच्च वर्ण का कहने वाले लोग हैं वो जातियां तुम्हारा शोषण करती रहेंगी। और अभी भी ये हो रहा है कई जगह पर, एमएलए, सरपंच, क्योंकि रिजर्व सीट है तो कोई भी एक दलित बन गया है, लेकिन अभी भी उनके आपस की फूट का फायदा उठा करके, दलितों की आपसी फूट का फायदा उठा करके राज और मुनाफा कमाने वाली जातियां अभी भी अगड़ी कही जाने वाली जातियां। और ये केवल महाराष्ट्र के सिलसिले में नहीं है, ये पूरे आंध्रा में देखिए आप, रेड्डीज का जो वो है वर्चस्व वहां पर, उत्तर प्रदेश में आप अलग तरह से देखेंगे, बिहार में आप अलग तरह से देखेंगे। तो इन तबकों ने जो दलित जातियां थी उनके भीतर ही
सब कास्ट शुरू किए हुए हैं कि जिसकी वजह से इस लड़ाई को जीतना जो है मुमकिन नहीं है। आज तक अंबेडकर जी के जो प्रकाश अंबेडकर तक का जो आंदोलन आ रहा है, आरपीआई का आंदोलन है, आप देखेंगे उसमें भी मांग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेशन में नहीं आते, उनमें भी अधिकतर महार है। और ये और मजे की बात है कि बौद्ध बन जाने के बाद भी उन्होंने अपनी महार आइडेंटिटी नहीं छोड़ी। ये एक और तरह की तकलीफ है कि जाति, मतलब आपने धर्म तो बदल लिया लेकिन जाति अभी भी नहीं छोड़ी है। ये तो केरल जैसी राज्य में आज भी, मतलब हम कह सकते हैं, मैं तो वहाँ बहुत ज्यादा इस चीज को अनुभव किया है। और लोग जो ईमानदारी से केरल के बारे में लिखते हैं वो जानते हैं कि अभी लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि जो क्रिश्चियंस बन गए हैं उनके भीतर भी कई जातियां अभी तक बनाए हुए हैं वो लोग। जो मुस्लिम्स बन गए हैं, पूरे पंजाब के भीतर, सिखों के भीतर सिख धर्म में कायदे से जातियां होती नहीं है, लेकिन रामगढ़िया सिख अलग हैं, मजहबी सिख अलग हैं, ये तेरापंथी अलग हैं, वो ये मतलब बहुत तरह की जातियों में, फिरकों में समाज को बांटा हुआ है। अन्ना भाऊ साठे को याद करते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्ग की और जाति की समझ को लेकर के दलितों के, शोषितों के, चाहे वो किसी भी तबके से आने वाले लोग हों, उस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें याद करते हुए इतना ही, शुक्रिया। जी, शुक्रिया विनीत भैया आपके वक्तव्य के लिए। और काफी एक बहुत अच्छा, मुझे आपके वक्तव्य से एक उदाहरण याद आया अंबेडकर का ही, कि अंबेडकर ने जब आईएलपी पार्टी बनाई थी 1936 में, तब उन्होंने एक उदाहरण कहा था कि अगर हमें अपनी मुक्ति का रास्ता खोजना है तो हमें दो बड़े दुश्मनों से लड़ना होगा, और वो पहला दुश्मन पूंजीवाद को बताते हैं, दूसरा ब्राह्मणवाद को। और इसीलिए ये जो दबे कुचले जो दुनिया, जो हमारे देश के वंचित हैं, उनकी मुक्ति के लिए जो संघर्ष है, उसके लिए हमें हर वर्ग की, हर जाति की मुक्ति के लिए जो संघर्ष है, हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। शायद इसी कारण से हम भी हमारे जितने नेता हैं जिनको हम देखते हैं, वो जय भीम और लाल सलाम दोनों का नारा साथ में लगाया करते हैं। और खैर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और आज के कार्यक्रम की, आज की परिचर्चा की अध्यक्षता कर रही उषा आठले जी को मैं चाहूंगा कि आप अपना वक्तव्य रखें और फिर मैं समेटूंगा। धन्यवाद सत्यम। मेरे पहले जो तीनों वक्ता साथियों ने बात की, उसमें बिल्कुल ही अलग अलग आयामों पे बात हुई है, और ये बहुत अच्छी चीज है कि अन्ना भाऊ साठे पर जब हम बात करने जा रहे हैं तो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही जैसा बहुत बहुआयामी था, वैसे ही यहाँ पर बात भी बहुआयामिता के साथ हो रही है। विनीत ने जो गोरकी के बारे में बात की, कि अंबेडकर ने गोरकी की कहानी का मराठी में अनुवाद किया था, उससे मुझे याद आया कि अन्ना भाऊ साठे को भी मराठी का गोरकी कहा जाता था। और वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि गोरकी ने अपने साहित्य में जिस तरह के चरित्रों की, पात्रों की रचना की, वो उनके अपने वर्ग के पात्र थे, बिल्कुल जो जमीनी स्तर के पात्र थे, जो दलित, शोषित, पीड़ित लोग थे, वो पात्र हुआ करते थे। वैसे ही अन्ना भाऊ साठे के साहित्य में भी उसी तरह के पात्र हैं, इसलिए उनको जो मराठी का गोरकी कहा जाता है, वहां से वो मुझे याद आया। आज का विषय जो चुना है कि सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अन्ना भाऊ साठे, तो वाकई ये दोनों परिप्रेक्ष्य पर अन्ना भाऊ साठे के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक मामले में इसलिए क्योंकि इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ और साथ ही साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांस्कृतिक फ्रंट पर अन्ना भाऊ साठे लोक शायर अमर शेख और गवाणकर जी के साथ और अन्य लोगों के साथ भी सबसे मुखर रूप में सामने आते हैं। पूरे देश में दौरे करते हुए वे जनचेतना फैलाने का काम करते हैं, और इसमें उन्होंने जितने भी पवाड़े और लावणी उन्होंने गाई हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम शाहिरी परंपरा पर भी थोड़ी सी बात कर लें। महाराष्ट्र में शाहिरी परंपरा काफी पुरानी रही है, और ये शिवाजी के जमाने में भी
एक तरह की जन जागरण के लिए जो कवि होते थे, राजा द्वारा नियुक्त कवि, वो जनता के बीच जाकर जन जागरण करते थे अपने राज्य के प्रचार प्रसार के लिए और लोकहित के लिए। तो ये जो लोक शायरी परंपरा महाराष्ट्र की है, उसमें गाने के साथ साथ बीच बीच में कुछ न कुछ गद्यात्मक बातें करके या गद्य को भी लय के साथ में बताते हुए विचारों का भी प्रचार प्रसार किया जाता है। लोगों को सिर्फ गीतों में या उसकी लय में या उसके ताल में मगन न रखकर बीच बीच में उन्हें वैचारिक डोज देने की भी एक परंपरा लोक शायरी में रही है, जो आज हम लोग बहुत सारे लोक शायरों में देख रहे हैं। संभाजी भगत, शीतल साठे बहुत प्रसिद्ध हैं हिंदी लोगों में भी। तो इन लोग उसी लोक शायरी परंपरा के लोग हैं। अण्णाभाऊ साठे ने, ये कहा जाता है, इसका आज जिक्र नहीं हुआ है इसका, हालांकि बहुत लोग जिक्र करते हैं कि अण्णाभाऊ साठे लगभग 11 वर्ष की उम्र में मुंबई आ गए थे। उनके पिता उनको लाने के पहले एक बार आ चुके थे गरीबी से और बहुत सारे अलग अलग प्रकार की परेशानियों से तंग होकर मुंबई आ गए थे और कुछ जगह वो काम करने लगे थे। और वहां आकर उन्हें लगने लगा कि यदि मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा तो शायद कुछ अच्छा हो। तो ये दो प्रमुख कारण दिखाई देते हैं उनके पिताजी भाऊराव साठे का अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई स्थानांतरित होने का, कि पहला तो वहां की गरीबी से तंग आकर यहाँ कुछ करना और दूसरा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई। हालांकि पढ़ाई लिखाई तो उस तरह से नहीं हो पाई क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा थी कि अण्णाभाऊ साठे को भी और उनके छोटे भाई शंकर को भी कुछ ना कुछ काम करके अपने परिवार को सहयोग करना पड़ता था। इसमें जितने भी लोगों ने अण्णाभाऊ साठे के बारे में लिखा है, उन्होंने वही कहा है कि हर प्रकार के काम उन्होंने बचपन से किए, कुत्ते संभालने से लेकर, बच्चे संभालने से लेकर, और पता नहीं कितने प्रकार के काम। और उसमें जो अनुभव उनको मिले, वो गरीबी के, अपमान के, दलित होने के, ये सारे अनुभवों ने अन्याय के प्रति एक विद्रोह, एक चिढ़ और इससे छुटकारा पाने की एक भावना उनके दिमाग में आई। वे माटुंगा लेबर कैंप के आसपास रहते थे और वहां एक लेबर रेस्टोरेंट नाम का बड़ा प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था, जहां कपड़ा मिल के तमाम मजदूर वगैरह आकर चाय पिया करते थे। तो वहीं कई कॉमरेड्स भी आया करते थे और वे भी वहां पर चाय नाश्ता किया करते थे। एक बार की बात कही जाती है, ये बहुकथित बात है अण्णाभाऊ साठे के बारे में, कि वे वहां पर बैठे थे और उन्होंने, चूंकि वो जहां रहते थे जिस झोपड़पट्टी में, वहां बहुत सीलन और अस्वास्थ्यकर वातावरण हुआ करता था, काफी मच्छर और मक्खियां वगैरह हुआ करती थी। तो उन्होंने जो महाराष्ट्र की लोक शैली है पोवाड़ा, उस पर उन्होंने मच्छर पर केंद्रित एक पोवाड़ा लिखा और इस लेबर रेस्टोरेंट में वो यूं ही वो पोवाड़ा गाकर लोगों को सुना रहे थे। इस पोवाड़े को कॉमरेड्स ने सुना, कॉमरेड पगारे ने सुना और उन्हें लगा कि अरे इस बच्चे की आवाज तो बड़ी बढ़िया है और इसकी जो कथन शैली है ये भी बहुत अच्छी है और इसका जो भाव व्यक्त करने का, विचार व्यक्त करने का तरीका है, बड़ा स्पष्ट सा है। और उन्हें ऐसा लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी को इस तरह के लोगों की सख्त आवश्यकता है जो लोगों की बात लोगों के बीच जाकर कर सकें और उसमें वो भाव और विचार दोनों का तालमेल कर सकें। और उन्होंने अण्णाभाऊ से बातचीत की और वो उन्हें पार्टी ऑफिस ले आए। ये किस्सा कहा जाता है अक्सर कि अण्णाभाऊ कम्युनिस्ट पार्टी से कैसे जुड़े, और उसके बाद वहां पे कॉमरेड बीटी रणदीवे से लेकर तमाम बड़े नेता भी थे। उन लोगों ने भी ये मच्छर वाला पोवाड़ा सुना और अण्णाभाऊ का वहां पर स्वागत किया गया। उन्हें वहां पर बहुत सी सुविधाएं दी गई कि आप आकर यहाँ बार पढ़ो, सब पढ़ो, मगर उन्हें ये पता चला कि अण्णाभाऊ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने स्कूल में तो अपने गांव के स्कूल में ही दलित होने के कारण जो उपेक्षा और अपमान सहा था, वो उसके कारण वो पढ़ ही नहीं पाए थे। और ये कहा जाता है कि मुंबई आने के बाद भी वे वहां के फिल्मी पोस्टर देखकर या दुकानों के बोर्ड, साइन बोर्ड देखकर उन्होंने धीरे धीरे अक्षर पहचानना सीखा और धीरे धीरे फिर वो
पढ़ने लिखने लगे। और फिर कई लोगों को जब वो सुनते थे, फिल्मी गाने सुनते थे या अन्य जगहों पे सुनते थे, बचपन में उनके मामा का घर तमाशा करने वालों का फड़ था, वहां उन्होंने लोगों को गीत रचते हुए सुना था, तो उन्हें लगने लगा कि मैं भी तो कुछ अक्षर, कुछ शब्द मैं जोड़ सकता हूं। और इस भावना के तहत ही उन्होंने ये पोवाड़ा वगैरह कहना शुरू किया था। कम्युनिस्ट पार्टी में आने के बाद उनका लिखने पढ़ने दोनों के प्रति उनकी रुचि बढ़ी। जैसा कई लोगों ने ये बताते हैं लोग कि कई दलित पक्ष के लोग या दलित जो कट्टर दलित पंथ है या दल है या संगठन है, वे उन्हें दलित ही करार देते हैं। तो उनके लिए ये एक बात हो सकती है कि पार्टी के जो मुखपत्र थे, युगांतर या लोक युद्ध, इस तरह के, अण्णा भाऊ साठे लगातार उसमें भी लिखते और छपते थे। साथ ही साथ उन्होंने आरंभिक अपनी जो कहानियां लिखी या अन्य जो लोकनाट्य वगैरह छोटे छोटे रचे थे और जो लिखित रूप में भी बाद में आए, वो सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी ने ही प्रकाशित किए थे। अब सांस्कृतिक के साथ साथ हम इनके राजनीतिक पक्ष में भी बात हो रही है, तो उसमें और एक चीज है कि अण्णा भाऊ साठे ने सिर्फ लावणी पोवाड़े ही नहीं रचे, सिर्फ भाषण ही नहीं दिए अलग अलग जगह सभाओं में जाकर कम्युनिस्ट पार्टियों की, बल्कि वे पैम्फलेट्स लिखने का काम, बांटने का काम, उनके प्रचार प्रसार का काम, उसके लिए रिपोर्टिंग्स करने का काम इन अखबारों के लिए, ये सब भी किया करते थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग होल टाइमर जैसे ही अण्णा भाऊ साठे की स्थिति उन दिनों हुआ करती थी। जैसे विनीत ने भी बताया, 1944 में लाल बावटा कला पथक के नाम से एक ये सांस्कृतिक दल स्थापित हुआ। अण्णा भाऊ साठे उसके पहले ही प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा, इन दोनों ही संगठनों से जुड़ चुके थे। इप्टा के मंचों पर भी हमेशा वो आते थे, 1943 में भी वे थे और 1949 में तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुना गया था। तो लगातार इप्टा के मंचों पर भी आकर वो अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना से जो नाटक या गीत प्रस्तुत किया करते थे, वो भी बड़ा प्रसिद्ध उनका रहा है। हमको ये कई जगह जिक्र मिलता है इप्टा के बारे में कि उन्होंने एकमात्र एक फुल लेंथ का नाटक लिखा है, इनामदार। मैंने हिंदी अनुवाद अभी जस्ट उसका शुरू किया है। तो ये इनामदार नाटक सबसे पहले उनका हिंदी में ही हुआ था, लिखा उन्होंने मराठी में था। उसकी उन्होंने थीम और सब कुछ उन्होंने बताया और उसको इप्टा ने हिंदी में खेला। मुझे एक फोटो भी कल मिला एक मराठी किताब में, जिसमें A.K. हंगल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और मैं इप्टा के साथियों से भी पूछा है कि यदि हिंदी वो स्क्रिप्ट मौजूद हो तो हमें वो जरूर पढ़नी चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे लोकनाट्य लिखे। इन लोकनाट्यों में राजनैतिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना, इन दोनों का अद्भुत तालमेल हमको दिखाई देता है। मैंने उनका एक ही अभी तक लोकनाट्य अनुदित किया है हिंदी में, अक्ल बढ़िया भैंस के नाम से। लोक कथाओं को लेकर जो प्रचलित है, उसमें अलग अलग जगह की जो कहानियां होती हैं, लोक कहानियां, जो बड़ी रोचक भी होती हैं, मनोरंजक भी होती हैं, और साथ ही साथ वे कुछ विचार और संदेश भी देती हैं, लोगों को सोचने समझने के लिए भी बाध्य करती हैं। इस तरह की कहानियों को लेकर उन्होंने छोटे छोटे लोकनाट्य रचे थे। और कई बार ये जो जिस त्रिमूर्ति का जिक्र होता है, और विनीत ने हम लोग को बताया कि बलराज साहनी इनको प्रमुख रूप से लेकर आए थे। हालांकि किताबों में अभी तक ये जिक्र नहीं मिला है। बलराज साहनी के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों का जिक्र जरूर है, कई जगह पर है। अमर शेख की डायरी में भी इसका उल्लेख है, मगर उन चारों ने मिलकर कहीं काम किया है या नहीं ये तो नहीं पता है। मगर ये जो त्रिमूर्ति थी ये हर जगह लाल बावटा कला पथक में छाई हुई रहती थी। इसकी कई जगह इसका दस्तावेज हमको मिलता है। तो इन लोग इस तरह के लोकनाट्य किया करते थे। लावणी और पोवाड़े, ये जो महाराष्ट्र की लोक शैलियां हैं, इनमें अण्णा भाऊ साठे को और अमर शेख को दक्षता हासिल थी। अमर शेख के बारे में तो ये कहा जाता था उनकी आवाज पहाड़ी झरने जैसी आवाज थी। भीष्म साहनी की आत्मकथा में आज के अतीत पढ़ रही थी, उसमें भीष्म साहनी जी ने तक ये उल्लेख किया है कि मैंने जब अमर शेख की पहाड़ी आवाज मैंने सुनी, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता कि व्यक्ति इस तरह से भी गा सकता है। 10,000 20,000 लोगों की भीड़ होती थी और बिना माइक के
ये लोग पूरा लोकनाट्य प्रस्तुत कर देते थे, गीत गा लेते थे। मतलब उनके आवाज, उनकी ऊर्जा और साथ ही साथ उनके जो उनके विचारों की ऊर्जा भी हुआ करती थी, ये मिलकर किस तरह का चमत्कार रचती होगी, इसका तो हम लोग निश्चित रूप से सिर्फ उसकी कल्पना ही हम लोग कर सकते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, शाम ने जो बात शुरू में कही थी, कुछ पॉइंट्स, अब छोटे छोटे पॉइंट्स में बात कर लें। दलित शब्द के बारे में, दलित साहित्य सम्मेलन जो 1957 में हुआ, उसका जिक्र करते हुए अक्सर दलित संगठन कहते हैं कि अण्णा भाऊ साठे पहले जरूर कम्युनिस्ट रहे होंगे, क्योंकि वो तो दस्तावेज हैं तो नकार तो सकते नहीं हैं, मगर 1957 के बाद वो अम्बेडकराइट हो गए थे, बल्कि उसके और पहले से 1950 के बाद ही वो कहते हैं। परंतु ऐसा कदापि नहीं है। उनके बाद के भी बहुत सारे, उनकी रचनाओं से भी हम समझ सकते हैं, उनके कार्यों से भी, और अभी जैसे विनीत ने बताया 1961 में जो वो सोवियत संघ की यात्रा पर गए, उससे भी ये स्पष्ट होता है। तो उन्होंने जो ये भाषण दिया था 1957 में, वहां उन्होंने जो श्रमिकों की हथेलियों पर दुनिया टिकी हुई है, वहां उन्होंने दलित शब्द का प्रयोग किया था। और ये दलित मतलब जातिगत दलित नहीं था, क्योंकि उन्होंने विश्व और पूरी पृथ्वी की बात की है, और जातियां भारत के अलावा और कहीं नहीं है। तो उन्होंने तमाम जितने भी शोषित पीड़ित लोग हैं, पद दलित लोग हैं, जिनकी उपेक्षा की जाती है, जिनको दबा दिया जाता है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर मोर्चे पर, ऐसे लोगों के हाथों पर ये दुनिया टिकी हुई है, क्योंकि सारे के सारे ये लोग श्रमशील लोग हैं। तो यहां पर ये दलित शब्द का संकुचित अर्थ जो लिया जाता है, वैसा लेने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी की बात की है, भारत की बात नहीं की है। दूसरी बात, वर्ण की या जाति की जहां पर बात की जाती है कि उन्होंने उसकी ज्यादा बातें की हैं, उधर उनका बाद में झुकाव हो गया, तो ऐसी बात कदापि नहीं है। वे अंबेडकर से भी प्रभावित रहे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए शक नहीं हो सकता क्योंकि स्वयं दलित जाति से आए थे, उन्होंने जो शोषण उत्पीड़न देखा था, और इन दलित जातियों को ऊपर लाने के लिए जो व्यक्ति लड़ रहा है, उससे आखिर वो क्यों ना प्रभावित हो। और एक व्यक्ति अपने पूरे सामाजिक परिवेश, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवेश में होता है, वो तो जो उसके सामने आता है उससे प्रभावित हो भी सकता है। और एक से प्रभावित होना मतलब दूसरे से अपना नहीं होता है, कई बार समग्र प्रभाव भी हमारे सामने होते हैं। तो वर्ण और वर्ग, इन दोनों का ही उनके साहित्य में और बाकी जगह जो जिक्र आता है, उसमें मैंने सबसे भी पहली जो कहानी उनकी जानबूझकर अनुदित की थी, जाल नाम से, मराठी में उसको सापड़ा कहा जाता है, और ये उनके अम्बेडकराइट कहानी कही जाती है। पर मुझे नहीं लगता कि ये विशुद्ध रूप से अम्बेडकराइट कहानी है, क्योंकि इसमें महार जाति का ही एक व्यक्ति ऊना की घटना को याद करते हुए सोचें कि जो अभी जो विनीत ने बहुत सारे महाराष्ट्र की दलित जातियों के बारे में विस्तार से बताया, उसमें मांग जाति के बारे में ये भी है कि मरे हुए ढोरों को भी उठाने का इनका एक काम हुआ करता था। तो उस सापड़ा कहानी में है कि महारों ने तय कर लिया अंबेडकर के प्रभाव में आकर कि अब हम मरे हुए जानवरों को नहीं उठाएंगे, और गांव में उससे हड़कंप मच जाता है। और बाद में दिखाया गया है कि पूरा गांव उनका बहिष्कार कर देता है, उन पूरे मांग लोगों का। अब ये क्या करें, कहाँ जाएं? सिर्फ इनके पास तो छोटी सी बस्ती है बाहर जाने के लिए, इनके जानवरों के लिए कोई चराई की जगह नहीं, न कुछ। वहां जहां भी आते हैं बाकी लोग उन पर पिल पड़ते हैं। तब वो जो उनका प्रमुख है, वो तमाम तरह के जो उनके मरे हुए जानवर खींचने की उनकी रस्सियां हैं और बाकी जो भी उनकी औजार होते हैं, उनको नष्ट करवा देता है ताकि दोबारा वहां न पहुंचे। ये तो एक वर्ण या जाति को खत्म करने की बात हुई। अब हम उसके आगे देखते हैं कि वो जब तहसील जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए कि हमारी जाति के साथ गांव में इस तरह से बहिष्कार वाली चीज हो रही है, क्योंकि संविधान में आ चुकी है वो बात, 1900 मेरे ख्याल से 56-57 की आसपास की कहानी होनी चाहिए वो। तो वो कंप्लेंट करने के लिए जब जाते हैं, वहां नीलामी चल रही है चराई क्षेत्र की, उसकी जेब में 500 रुपए हैं, उस हरिबा नाम के मांग समाज के मुखिया के जेब में, और वो उस नीलामी में वो जमीन खरीद लेता है। मुझे एकदम से पहले मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुई कि एक व्यक्ति की जेब में, इस वर्ग के व्यक्ति की जेब में 500 रुपए और वो नीलामी में जीत जाता है, ये कैसे संभव है? पर अण्णा भाऊ साठे का पूरा साहित्य देखते हुए ये हमको ध्यान में आता है
कि वर्गों के वर्ग संघर्ष में, वर्ण संघर्ष में भी वो हमेशा ऐसे चरित्र रचते हैं कि जो समाज के लिए उदाहरण स्थापित कर सकें। तो ये हरिमा जो नीलामी में जमीन खरीदता है, उससे वो बाकी पूरे गांव को अपने कदमों पे झुकाने में बाध्य करता है। यदि उसके पास पैसा नहीं होता, अर्थात वो उसकी यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तो वो ये संभव नहीं होता कि वो गांव को झुका सकता था। अर्थात अपनी आर्थिक स्थिति पर भी विचार करना जरूरी है, सिर्फ जाति से ही उन्मुक्त होना जरूरी नहीं है। सभी लोगों का आर्थिक विकास, समान विकास होना कैसे जरूरी है, अण्णाभाऊ साठे ने इस पर भी लगभग अपने पूरे के पूरे साहित्य में विचार किया है। अर्थ के अभाव में व्यक्ति कैसे जानवर की तरह व्यवहार करता है, या बहुत ज्यादा पैसा होने पर भी मनुष्य कैसे अर्थ पिशाच बन जाता है, इसके बहुत सारे उदाहरण हमको अण्णाभाऊ साठे के साहित्य में दिखाई देते हैं। तो ये सिर्फ उनकी सांस्कृतिक चेतना नहीं है, ये उनकी राजनैतिक चेतना भी है, और इस राजनैतिक चेतना के पीछे उनकी मार्क्सवादी समझ है। तो मेरे ख्याल से समय समाप्त होने को आ रहा है, तो अंत में सिर्फ एक दो बातें कहकर मैं समाप्त करती हूँ कि अण्णाभाऊ साठे इसलिए बहुत लोकप्रिय हुए थे तब, और बहुत बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद जो इतना बड़े पैमाने पे उन्होंने साहित्य रचा, और मराठी के अलावा अन्य भाषा, शायद 27 भाषाओं में वो साहित्य अनुदित हुआ, इस तरह का जिक्र आता है, पर हिंदी में हमको ढूंढ कर भी कुछ नहीं मिलता है। बहुत आश्चर्य की बात है। और ये हमारे प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा के लिए भी हमारे लिए बड़ी संकोच या दुख की बात है कि हमने भी अभी तक उनका उस तरह से नोटिस नहीं लिया। मुझे खुद अपने पर शर्म आती है कि मैं लगभग 1982-83 से अनुवाद कर रही हूँ, पर मैंने भी अण्णाभाऊ साठे का साहित्य उस तरह से नहीं पढ़ा था। तो बेहतर यह है कि हम अण्णाभाऊ साठे के तमाम व्यक्तित्व और कृतित्व के आयामों को देखते हुए, हम जितने भी प्रगतिशील संगठन के लोग हैं, उनकी विचारधारा को, उनके कर्मों को समझे कि वो कैसे लोगों से जुड़े हुए थे, उनका किस तरह से जमीनी आधार उन्होंने बनाया अपनी विचारधारा के लिए, उनसे ये सीखने की बहुत आवश्यकता है। मैं अंत में यही कह चुका है, मैं विचारों को यही समाप्त करती हूँ। शुक्रिया उषा जी। और अब हम इस परिचर्चा के अंत पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ सारे वक्ताओं का बहुत शुक्रिया, और सबके वक्तव्य में आज हमें अण्णाभाऊ साठे के जो विभिन्न चेहरे थे और उनके जो राजनीतिक सामाजिक कार्यों की, उनके कृतियों की जो विभिन्न मुख हैं, वो सबसे हम परिचित हुए। और साथ ही साथ हम ये भी अब जरूरी समझ रहे हैं कि अण्णाभाऊ साठे जैसे क्रांतिकारियों को याद करना क्यों जरूरी है, कैसे वो आज के समय में अपने समय से शायद ज्यादा ही प्रासंगिक हैं। और एक और चीज जो मैं देखता हूँ कि अण्णाभाऊ साठे हो या हरिशंकर परसाई हो, फांसीवादी लोग जो हैं, जो सत्ताधारी हैं, वो भी इनकी अप्रोप्रिएशन चाह रहे हैं। और साथ ही साथ अण्णाभाऊ साठे चाहे वर्ग संघर्ष हो, चाहे वर्ण संघर्ष हो, या चाहे जो लिबरल पहचान की राजनीति है, उसके खिलाफ एक पुकार है, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। और इसीलिए उनको हम याद करते रहे। उनको याद करने के लिए, इस परिचर्चा का आयोजन करने के लिए प्रलेस और इप्टा घाटशिला को बहुत बधाई। और साथ ही साथ उनकी स्मृति को, उनकी कृतियों को और उनकी यादों को एक क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हुए मैं आज की परिचर्चा का अंत घोषित करता हूँ। शुक्रिया।